अध्याय 11। बहन। सैन्य प्रशिक्षण के पहले दिन किएनडुक हाई स्कूल ने नए छात्रों को एक पूर्व आक्रमण का प्रशिक्षण दिया। सुबह 5:30 बजे तनखा ने बिस्तर पर अपनी आंखें खोलीं। छात्रावास के अंदर सन्नाटा था। शयन कक्ष में केवल सो रही लड़कियों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। तनखा ने कंबल उठाया, चुपचाप बिस्तर से बाहर आया, स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए वॉश बेसिन और बेडसाइड टेबल पर रखे चेहरे की सफाई के उपकरण उठाए और छात्रावास के दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खींचकर खोला गया। अभी भोर नहीं हुई थी। बाहर कई कोच कतार में खड़े थे। हल्की सी आवाज सुनकर सबने सिर उठाकर देखा। तनखा। एक ही समय में दर्जनों कोचों द्वारा देखा जाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ सेकंड के लिए माहौल अजीब हो गया। तनखा चुपचाप बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, फिर शांति से छात्रावास के बगल में झील के पास चले गए। कुछ मीटर दूर उसने एक कोच को अपना संयम पुनः प्राप्त करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए सुना। अभी भी नए छात्रों में ऐसे लोग हैं जो इतनी जल्दी उठ जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पूर्व छात्र ने गुप्त रूप से उन्हें जानकारी लीक कर दी हो? असंभव। हाँ, वह अकेली जाग रही थी और 10 सेकंड से अधिक समय बाद तनखा को पता चला कि उसने एक विपत्ति को कैसे टाला था। उसने देखा कि पंक्ति में खड़े कोच अचानक मौके पर तितर-बितर हो गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कक्षा के दरवाजे की ओर भाग रहा था। कुछ सेकंड बाद अचानक पूरे छात्रावास में एक तेज सीटी गूंजी। 2 मिनट की लड़ाई के बाद एक नया छात्र बुरी तरह डर गया और चिल्लाते हुए छात्रावास से बाहर निकल गया, जबकि एक बड़ी सेना झील पर मौजूद पानी के नलों को छीनने के लिए दौड़ी। तनखा ने शांतिपूर्वक वॉश बेसिन को वापस छात्रावास में पहुंचा दिया। जब वे एकत्र हुए, तब भी वहां अव्यवस्थित व्यवहार वाले और गंदे कपड़े पहने लोग पंक्तियों में खड़े थे। तनखा पंक्ति में सबसे आगे खड़े थे और कोचों ने उन्हें एक ही नज़र में पहचान लिया, खास तौर पर एलीट क्लास के प्रशिक्षक हच। उन्होंने दूसरों को फटकार लगाने के लिए तनखा की ओर इशारा भी किया। दूसरे लोग साफ सुथरे और व्यवस्थित कैसे हो सकते हैं? लगभग 5:30 बजे उठकर अपना चेहरा धोते हैं, जबकि आप लोग सूरज के डूबने तक सोते रहते हैं। क्या लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर है न? यह महसूस करते हुए कि पहले से ही महिला छात्र असंतोष में देख रही थी, तनखा ने अपने दिल में एक आह भरी। कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाते हुए उसने अपना मुंह खोला। रिपोर्ट। लड़की की आवाज सुनकर कोच दंग रह गया, क्योंकि यह आवाज न केवल नरम और साफ थी, बल्कि बिना किसी भटकाव के। यह पहली बार भी था जब वे एकत्र हुए थे। कोच नए छात्रों को अव्यवस्थित और अनुशासनहीन तरीके से बात करने के लिए अपने मुंह खोलने के आदी थे। यह अभी भी पहला व्यक्ति था जिसे उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, पहले से ही रिपोर्ट करने के लिए कॉल करना जानता था। कोच हच खुशी से मुस्कुराए और अपने बगल में बैठे दोनों कोचों की ओर आत्मसंतुष्ट दृष्टि से देखा। बोलना। तनखा ने अपनी छाती को थोड़ा फुला लिया। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठ गया, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक अजीब बिस्तर पर था और मुझे अच्छी नींद नहीं आई। कोच हच मूर्ख है। अभिजात वर्ग के छात्रों ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि बगल वाली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी, जो चुपचाप सारी बात सुन रहा था, हंस पड़ा। कोच हच का चेहरा काला पड़ गया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? आज सभी छात्र 30 किलोमीटर के समूह क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब पूरी टीम एकत्र हुई है और नाश्ते के लिए कैफेटेरिया जा रही है। यह देखकर कि कोच हैक ने उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला, तनखा ने आखिरकार राहत की सांस ली। 3 वर्षों से एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को अपमानित करने की तुलना में
वह कोच के स्थान पर जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक थी। सौभाग्य से परिणाम बुरा नहीं था, लेकिन 10 मिनट बाद तनखा को पता चला कि वह अभी भी बहुत सरल सोच रहा था। कैफेटेरिया के बाहर छात्रों को नियमों से परिचित कराने के बाद कोच हच की नजर नीचे तनखा पर पड़ी। इस महीने के दौरान प्रत्येक कक्षा को कक्षा का प्रभार संभालने और कुछ छोटी छोटी बातों पर प्रशिक्षक से संवाद करने के लिए एक कक्षा मॉनिटर की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि आपके पास अभी तक नए छात्रों को चुनने का समय नहीं है, इसलिए प्रशिक्षक एक अस्थायी कक्षा मॉनिटर का चयन करेंगे। तनखा तो फिर बिस्तर पर अभी जो अजीब लड़की है, मुझे लगता है कि तुम बुरे नहीं हो। अब से तुम एलीट क्लास 10 के प्रभारी होगे। तनखा तनखा हाँ कोच। कोच हच ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई समस्या है तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, पूरी टीम को भी। गंभीरता से पूरे स्कूल के छात्र कक्षावार पंक्तिबद्ध होकर कैफेटेरिया के बाहर खड़े थे। दृश्य बिल्कुल भव्य लग रहा था। कोच ने पहले ही सख्त आदेश दे दिए थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह हिले। कोई भी बात नहीं की। जैसे ही यह शांत हुआ, अचानक सीढ़ियों पर 3 आकृतियां लड़खड़ाती हुई नीचे उतरी, जो बेहद चमकदार लग रही थी। कई छात्रों की चौकस निगाहों के नीचे सामने चल रहे कियाओ जिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जम्हाई ली। तुआन का, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। आपको अभी भी बाहर खड़े रहने की सजा दी जा रही है। हवा में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। छात्रावास संख्या के अनुसार तनखा की कक्षा सीढ़ियों के सबसे निकट पंक्ति में खड़ी थी। हो जुन को देखकर कोच हच का सिर लगभग फूल गया। इस समय 3 लोग पहले से ही एलीट क्लास 10 की तरफ चले गए थे और आगे बढ़ने वाले थे। कोच हैच के पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्लास मॉनिटर, लाइन से हट जाओ। एक क्षण रुको, मैं टीम को अंदर ले जाता हूँ। हाँ, तनखा ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत महसूस किया कि कोई उसे गौर से देख रहा है। लेकिन कोच हट तेजी से वहां पहुंचे और एलीट क्लास के बगल में 3 हुओ तुआन को रोक दिया। अब लाइन में लगने का समय हो गया है। तुम तीनों ऐसे ही नहीं चल सकते। कियाओ जिन ने बेरहमी से हंसते हुए कहा, कोच है, अभी नाश्ता कर रहे हैं और आपको अभी भी सजा के तौर पर खड़ा रहना है। क्या यह अभी भी मानवीय है? कियाओ डू ने साथ में गाया, अगर नहीं तो उसे खड़ा मत करो। चलो शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं। कोच है, क्या आप उस साल हुओ जून से कुछ ग्रेड पीछे नहीं थे? चलो आज सुबह प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, कोच का चेहरा काला पड़ गया। उनके बगल में बैठा एक छात्र अपनी हंसी रोक नहीं सका। कुत्ताम तिन उनमें से एक है। किनके को असमंजस में देखते हुए देखकर गुशिनकिंग चुपचाप पास आई और किनके को समझाने के लिए अपनी आवाज कम की। के, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? उस वर्ष हो जून एक नया एलीट 10वीं कक्षा का छात्र था जो सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने आया था। वह बहुत लापरवाह और लापरवाह था और कोच हे ने उसे सबक सिखाने के लिए बाहर खींच लिया। वे दोनों शारीरिक प्रशिक्षण में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हुए। मैंने सुना है कि पहला इवेंट पुशअप्स था। हो जून ने कोच हे को गिरा दिया। यह सुनकर किनके को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सेना में सबसे बुनियादी चीज शारीरिक प्रशिक्षण है। बस एक यादृच्छिक प्रशिक्षक चुनें और उनकी शारीरिक शक्ति कई वयस्कों को कुचलने के लिए पर्याप्त होगी। हर साल एलीट वर्ग को प्रशिक्षित किया जाता है और हच भी सर्वश्रेष्ठ में से एक है। लेकिन हो जून की शारीरिक शक्ति अभी भी उससे बेहतर थी। सहज रूप से उसने कोच हैक के सामने खड़े पुरुष छात्र को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसकी गहरी आंखों से मुलाकात की। किनके का दिल तनावग्रस्त था। उसके बाद
उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिरकार यह लाइन में लगने का समय था। इस समय हुओ जून नहीं होगा। इससे पहले कि किन के शांत हो पाता और कुछ सोच पाता, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, क्लास प्रेसिडेंट। हुओ जून आलस से आगे बढ़ा और 2 कदमों में वह पहले से ही किन के बगल में था। उसके हाथ जेबों में थे और शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका हुआ था। आधी झुकी हुई, आधी काली आंखें दबाती हुई। पदोन्नति, तनख्वाह। प्रत्येक एलीट वर्ग के सदस्य के चेहरे पर भाव अलग अलग थे। कोच हज भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? होआक तुआन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए तनख्वाह को देख रही थी। तनख्वाह ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में यह अभी भी कियाओ जिन था जो मुस्कुराया, बेशक हम एक दूसरे को जानते हैं, कोच हेज को नहीं पता। यह हमारे भाई जून की छोटी बहन है। भाई जून को उसके लिए खेद है। किनके? हुओ जून का शरीर अकड़ गया। उसने अपना सिर घुमाकर क्यू कैन की ओर देखा। उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। जब तक कोच कैंटीन में वापस नहीं गया, तब तक खुले मैदान में कोई हलचल नहीं हुई। इस समय तनख्वाह ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और होआक तुआन की ओर देखा। छोटी बहन, क्यू कैन जल्दी से आगे बढ़ा। है जूनियर तनख्वाह, कल मंच पर मैंने तुम्हें और तुआन का को एक साथ मिलकर काम करते देखा। चलो हम तुम्हें भाई मानते हैं। इस बार तनख्वाह को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। हुओ जुन की ठंडी आंखें उस पर घूम गईं। उसके लंबे पैर फैल गए और उसे लात मारी। तुम मेरे भाई हो। फेंग, लोग यही चाहते हैं कि हम पति पत्नी बने। क्या आप समझती हैं? क्यू कैन। कल रात क्यू कैन से संयुक्त मंच का जिक्र सुनकर तनख्वाह को अंततः वह प्रश्न याद आ गया जिसे पूछने के लिए उसके पास समय नहीं था। वह थोड़ा हिचकिचाई और अपनी आवाज धीमी कर ली। कल रात पियानो के टुकड़े का आखिरी हिस्सा। उसने हुओ जून को देखा। तुम अचानक क्यों रुक गए? हुओ जून ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। यह कहते ही वह छोटी और कमजोर आकृति, जो सारी रात उससे चिपकी रही थी, एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गई। रोशनी से घिरी, कमर हिलती है। आकर्षक, सुंदर, चौंकाने वाला। उस अंतिम नोट में उन्हें लगा कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। उस क्षण भी उसे ऐसा लगा जैसे वह कई वर्षों से चुपचाप उसका नृत्य देख रहा था। इतना लंबा कि उसकी हर हरकत, हर नज़र उसके दिल की गहराइयों में छिपी गहरी इच्छाओं को आसानी से जगा सके। वह उस पर पूरी तरह से आक्रमण करना चाहता है। हुओ जुन ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसकी गहरी आंखें उसकी भावनाओं को दबा रही थी। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से मुस्कुराया। भूल गई। इससे पहले कि तनख्वाह कुछ और कह पाती, कैफेटेरिया में प्रवेश करने वाली लाइन लगभग उनकी कक्षा तक पहुंच चुकी थी। वह केवल कक्षा में छात्रों को आदेश दे सकती थी और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती थी। कैंटीन के दरवाजे के पीछे गायब हो रही छोटी लड़की की पीठ को देखते हुए हुओ जुन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। झूठ कुत्ते, उसके पीछे क्यू कैन और क्यू डू ने एक दूसरे की ओर देखा। क्यू ध्यान से पूछा कर सकते हैं, टुअन सीए, आप वास्तव में तनख्वाह करने के लिए नहीं करेंगे? होक टुअन की आंखों पर बह गया। उसके बारे में क्या ख्याल है? उस नज़र से क्यू कैन का शरीर ठंडा पड़ गया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हुओ जुन ने पलट कर देखा। गहरी काली पुतलियां। काफी देर बाद वह जोर से हंसने लगा। क्या तुमने नहीं कहा? यह एक अच्छा छात्र है, भविष्य का स्तंभ है। हुओ जुन ने अपने होठों के सूखे कोने को चाटा। उसकी काली काली आंखें नीचे झुक गईं। ऐसी विनम्र लड़की को न छूना,
एक इंसान के तौर पर यह मेरी अंतिम सीमा है। कैफेटेरिया के अंदर सैन्य प्रशिक्षण केंद्र स्कूलों से भिन्न होते हैं, लेकिन अभिजात वर्ग के लिए विशेष व्यवहार में वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोच द्वारा पहले दिए गए नंबर के अनुसार कैफेटेरिया के पूर्व की ओर तनख्वाह और सभी ने जल्दी से अपनी कक्षा की गोल मेजें ढूंढ ली और पास की जगह पर विद्यार्थी पहले से ही मेजों पर खड़े थे। जाहिर है 11वीं और 12वीं कक्षा के कुलीन विद्यार्थी। कुछ मीटर दूर तान खां ने कक्षा का नेतृत्व करना बंद कर दिया। उसने उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया। तान येन मेज के पास खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और उसकी ओर हाथ हिला रहा था। तियो खा, यह नहीं जानते हुए कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, तान येन की आवाज इतनी तेज थी कि एलीट क्लास के छात्र सुन सकें। एक क्षण में तान खा के पीछे से उसने कक्षा में नए छात्रों को फुसफुसाते हुए सुना। तान खा वास्तव में सीनियर तान येन को जानता है। उन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है, मुझे नहीं पता। तान खा की आंखें चमक उठीं। उसने ऊपर देखा। तान येन पहले ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके सामने चला आया था। नए छात्रों की चौकस निगाहों के सामने तान येन बहुत धीरे से मुस्कुराया। जियाओ के मेरी छोटी बहन है। वह अंतर्मुखी है और ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। भविष्य में वह आप लोगों के साथ एक ही कक्षा में होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका ख्याल रख पाएंगे। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। उम्मा। हाँ। बड़ी बहन, इतना विनम्र मत बनो। लड़कों का जवाब सुनकर तान येन की मुस्कान और भी चमक उठी। तभी उसने अपना सिर घुमाकर तान खा की ओर देखा। तियो खा, तुम। तान येन ने अभी कहा ही था कि उन दोनों से थोड़ी दूर पर एक पुरुष की आवाज फिर से गूंजी। तान येन। किन यान की मुस्कान सख्त हो गई। उसकी कक्षा के अंदर से गाओ हाओ ने अभी अभी बात की थी और भाग कर आया था। गाओ हाओ की नजर किन के पर टिकी थी। तभी यहाँ खड़ा एक व्यक्ति अनिच्छा से चला गया। उसने किन यान को देखा, अपनी आंखों से उसे संकेत दिया और किनके से कहा, आप किन यान की छोटी बहन हैं, है ना? मैंने किन यान को तुम्हारे बारे में कई बार बात करते सुना है। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मैंने कल तुम्हारा एकल नृत्य देखा, यह वाकई अद्भुत था। किन यान ने आखिरकार उसके बगल में अपना अस्वाभाविक भाव समायोजित किया। वह मुस्कुराई। ज्यो के, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय करा दूं। यह गाओ हाओ है, जो मेरी ही कक्षा में है और कला विभाग का उप प्रमुख भी है। गाओ हाओ ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, किन के, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अपने सामने बढ़े हुए हाथ को देखते हुए किनके ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर ली। भावशून्य। गाओ हाओ। बेशक वह जानती थी। अपने पिछले जीवन में 11वीं कक्षा में किन यान का एक प्रेमी बनना शुरू हुआ और वह बदमाश जो हमेशा उस पर डोरे डालने की कोशिश करता था। उसके सामने यह दृश्य और उसके पिछले जीवन में घर पर दृश्य, जिस तरह से किन यान पहली बार गाओ हाओ को खेलने के लिए अपने घर लाया और उससे उसका परिचय कराया, लगभग एक जैसा था। किन यान, मैं चाहता हूँ कि तुम गाओ हाओ को खेल के लिए अपने घर ले आओ। वही पुरानी चाल दोहराओ। वही पुरानी चाल दोहराओ। वही पुरानी चाल करो। यह सिर्फ अफसोस की बात है। इस बार मैं आपको बहुत निराश करूंगा। तनख्वाह की आंखों में एक ठंडी और व्यंग्यात्मक चमक दौड़ गई, लेकिन वह भावना जल्द ही लुप्त हो गई। उसने आगे बढ़कर विनम्रता से गाओ हाओ के हाथ को थोड़ा सा छुआ। पिछले जन्म की तरह दूसरे पक्ष द्वारा कसकर पकड़ने की प्रतीक्षा किए बिना उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। नमस्ते। एक ही समय पर
कैंटीन का दरवाजा हुओ जुन स्थिर खड़ा रहा, भावशून्य भाव से पूर्व की ओर देखता रहा। कियाओ जिन ने उसके बगल से अपना सिर बाहर निकाला। ओह, क्या यह 11वीं कक्षा का गाओ हाओ नहीं है? मैंने सुना है कि वह किन यान का पीछा कर रहा है। वह क्या है? वह किन के पर नजर क्यों गड़ाए हुए है? गाओ हाओ का धोखा बहुत ज्यादा है। क्यूडू भी हंसा और एक और चाकू जोड़ दिया। तुआन का, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो सावधान रहना, वरना कल तुम्हें एक और साला मिल जाएगा। वो जुन ठंडी हंसी हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे काली काली आंखें धुंध की एक पतली परत से ढकी हुई हों। वह हिम्मत करता है। लेखक का नोट। हो जून, ऐसी विनम्र लड़की को न छूना एक इंसान के रूप में मेरी अंतिम सीमा है। कुछ दिनों बाद हो जून, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 12, बुराई से ग्रस्त। संपादन। फोन बेस कैफेटेरिया। सभी 3 भोजन खड़े होकर खाए जाते हैं। तनख्वाह की कक्षा में सभी छात्र नए थे और एक दूसरे से परिचित नहीं थे। एक मेज पर 12 लोग बैठे थे, लेकिन वहां इतनी शांति थी मानो सिर्फ 1 या 2 लोग ही हों। कुत्ताम तिन्ह को अपवाद माना जाता है। खा उस पल का फायदा उठाते हुए जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वह तनख्वाह के कान के पास गई और फुसफुसाई, अपना सिर उठाओ और उधर देखो। हुओ जुन तुम्हें घूर रहा है। तनख्वाह, नहीं देख रहा हूँ। कुत्ताम तिन्हा, क्यों नहीं देखते? तनख्वाह, खाने के मूड को प्रभावित करता है। कुत्ताम तिन्हा, गुशिनकिंग, बकवास। सिर्फ चेहरे की बात कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से हुओ जुन कम से कम काफी सुंदर है। इतना सुंदर कि इसे देखने मात्र से ही मन भर जाता है। तनख्वाह ने स्पष्ट नहीं किया। उसने अपना सिर उठाया। सचमुच, जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर उन काली काली आंखों पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे का सामना करते हुए किनके की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने दूसरी बार अपना सिर नीचे किया। एक खरगोश को भेड़िया घूर रहा है। भले ही भेड़िया सुंदर हो, क्या फिर भी खरगोश को खाया जा सकता है? तनख्वाह ने मन ही मन आह भरी। मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैं बैठक स्थल पर जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन खा, तुमने तो केवल कुछ चम्मच चावल ही खाए थे। कोई भोजन। तनख्वाह ने पलटकर एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक चलना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा। जूनियर बहन तनख्वाह, नाश्ते में इतना कम खाना अच्छा नहीं है। पहाड़ों और जंगलों में आज का आउटडोर प्रशिक्षण बहुत थका देने वाला है। तनख्वाह के सामने काओ हाओ खड़ा था, जो इस समय एक ईमानदार, सौम्य और सज्जन व्यक्ति जैसा दिख रहा था। वह आगे बढ़ा और दूध का डिब्बा तनख्वाह के सामने ले आया। यह लो, जब तुम्हें भूख लगे तब तुम इसे पी सकते हो। यह महसूस करते हुए कि तीसरे वर्ष के एलीट क्लास के सभी छात्र इधर उधर देखने लगे, तनख्वाह को सिरदर्द होने लगा। वह यहाँ काओ हाओ के साथ उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे आगे बढ़कर इसे लेना पड़ा। धन्यवाद, वरिष्ठ। छोटी बहन, इतना विनम्र मत बनो। काओ हाओ को लोगों के मन की बात पढ़ने में काफी कुशल माना जाता है, विशेषकर विपरीत लिंग के साथ संबंधों में। यह देखकर कि तनख्वाह बहुत उत्साहित नहीं था, उसने सिर हिलाया और चला गया। काओ हाओ के चले जाने के बाद तनख्वाह ने भावशून्य होकर अपनी आंखें नीचे कर लीं और अपने हाथ में रखे दूध के डिब्बे को देखने लगी। कुत्ताम तिन्ह ने प्रशंसा की और निकट आए। यह बहुत बढ़िया है। सीनियर काओ हाओ अभी भी आपको दूध का एक डिब्बा दे रहे हैं।
वह स्कूल के सबसे हॉट लड़कों में से एक है। कैसा रहेगा? क्या आपको उनका यह हिस्सा पसंद है? तनखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में व्यंग्य की झलक दिखी। उसे काऊ हाव जैसे बदमाश में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी एक प्रेमिका है, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन के बारे में सोचता है। लेकिन इससे पहले कि तनखा कुछ कह पाती, अचानक एक लंबा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। हो जुन ने दोनों हाथ जेबों में डाले, झुककर उसके सामने खड़ा हो गया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसकी गहरी आंखें डूब गईं। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के आमने सामने रहे। पुरुष छात्र के पतले होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। हो जून ने कुछ नहीं कहा। बस बायां हाथ बाहर खींचो, पतला सफेद हाथ खुल जाएगा। उसने उसकी ओर नीचे देखा। भयानक माहौल। यहाँ तक कि पास में खड़ी गु शिनकिंग और झांक रहे छात्र भी यह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ। वे गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और केवल उन दो लोगों को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि स्थिति क्या है। तनखा बहुत स्पष्ट है। उसने असहाय होकर आह भरी। उसके शरीर की हरकतें पहले से ही अपने आप हो गई थी। उसने दूध का डिब्बा जो उसे काऊ हाव से मिला था, पुरुष छात्र के सुंदर हाथ पर रख दिया। हो जुन ने हल्के से पलकें झपकाईं और अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। दुर्भाग्यवश छोटी लड़की बहुत सतर्क थी। उसका हाथ खरगोश से भी अधिक तेजी से पीछे हट गया। चुप होना। हो जुन ने अपने हाथ में रखे दूध के डिब्बे की ओर देखा और अचानक हल्की हंसी हंस दी। वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। हो जुन ने अपनी आंखें उठाकर तनखा की ओर देखा। क्या तुम जानते हो? तनखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से पूछा, मैं भी? हो जुन की पुतलियां डूब गईं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि तनखा का उसके जवाब का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी सुन्न उंगलियों को हल्के से भींचा, हो जून की ओर हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुड़कर चली गई। कैफेटेरिया के दरवाजे के बाहर तनखा की पीठ के गायब होने तक प्रतीक्षा करते हुए दोनों भाई क्यू कैन और क्यू डू, एक बाईं और एक दाईं ओर आगे बढ़े। क्यू कैन सबसे पहले हुआक तुआन के पास रुका और हुआक तुआन के हाथ में रखे दूध के डिब्बे पर नजर डाली। तुआन का, उसने अपना सिर उठाया, अपने होठों को चटकाया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। जब से मैंने किंडरगार्टन से स्नातक किया है, मैंने लड़कियों से कोई चीज नहीं चुराई है। हो जून ने अपनी आंखें नीची कर ली, कुछ सेकंड तक देखा और ठंडी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया, बम ध्वनि। दूध का डिब्बा सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। दूध का डिब्बा दीवार से टकराया और कूड़ेदान में गिरने से पहले 2 बार लुढ़का। आस-पास की मेजों पर बैठे छात्र एकदम चुप थे। लेकिन हो जुन के ठंडे और सुंदर चेहरे को देखते हुए उसने भावशून्य होकर अपना बैग जेब में डाला और बाहर चला गया। आज सुबह कैफेटेरिया में हुई घटना से एलीट क्लास के नए छात्र अभी भी काफी डरे हुए हैं। यह प्रभाव सुबह के आधे से अधिक समय तक जारी रहा। फील्ड ट्रेनिंग के रास्ते में तनखा को अस्थायी कक्षा मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। टीम पीछे पीछे चल रही थी। छात्रों की आंखें भय से भरी हुई थीं। एक तरह से मुझे नहीं पता कि वह हुओ जून द्वारा कब मारा जाएगा, इसलिए मुझे उससे दूर रहना चाहिए वाली नज़र से देख रहे थे। इस बारे में कोच हच ने पूरी तरह से गलत समझा। ब्रेक के दौरान उन्होंने तनखा की प्रशंसा की। आपने बहुत जल्दी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में सही व्यक्ति को चुना है। तनखा बात नहीं करना चाहता था। तीनों एलीट कक्षाएं अभी भी स्कूल की सामान्य प्रथाओं का पालन करती हैं, एक उदाहरण स्थापित करती हैं और पूरे स्कूल के अग्रणी छात्र हैं। लेकिन एलीट वर्ग 10वीं पहले चला गया।
आधे दिन से तनख्वाह को पीछे से आती हुई हल्की सी नजर का एहसास हो रहा था। इस समय वह बस खुद को छोटा कर लेना चाहता था ताकि कोई उसे न देख सके। छात्र पहाड़ पर दोपहर का भोजन करते हैं। विश्राम स्थल के ठीक सामने सड़क के किनारे ज्यादा छाया नहीं है। एलीट क्लास के पास केवल एक मध्यम आकार का पेड़ है। पेड़ों की छाया के नीचे ठंडी जगह में हो जुन एक दांतेदार चट्टान पर बैठा था। उसके बगल में अभी भी एक खाली सीट थी, लेकिन किसी की वहां बैठने की हिम्मत नहीं थी। कोई भी करीब नहीं आया। जाहिर है कि अन्य लोग हो जून के थोड़ा भी करीब आने की हिम्मत करने के बजाय खुद को हानिकारक सूरज की रोशनी में बैठकर उजागर करना पसंद करेंगे। इसके विपरीत क्यू डू पेड़ के सहारे झुका हुआ था और आधा जमीन पर चट्टान के सहारे झुका हुआ था। तुआन का, अगली बार जब तुम मुझे मार डालोगे तो मैं इस नारकीय जगह पर नहीं आना चाहता। क्याओ जिन चट्टान के सहारे झुक गया। उसके चेहरे पर उसकी प्रशिक्षण टोपी थी। नीचे से एक करा आई, हर दिन जो बीतता है, क्या तुम अभी भी इंसान हो? क्या तुम हमारे साथ सेना के कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे हो? क्यू कैन बहुत देर तक बिना किसी उत्साह के बुदबुदाता रहा, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह अपनी टोपी उतारने के अलावा कुछ नहीं कर सका और चट्टान पर बैठे लड़के की ओर देखने लगा। पूरे स्कूल में छात्रों के बीच वह अभी भी अकेला और घमंडी था। सभी ने उचित छलावरण पहना हुआ था, हो जून को छोड़कर, जिसने अभी भी एक साफ सफेद टी शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। बस उसकी काली बेसबॉल टोपी आधे से ज्यादा नीचे खींची हुई थी, जिसके किनारे से उसके बाल आलस से ढके हुए थे। नीचे छुपी हुई, सुंदर, ठंडे, पीले चेहरे पर काली काली आंखें एक निश्चित दिशा में बिना पलक झपकाए घूर रही थी। क्यू कैन ने हुआक तुआन की दृष्टि की दिशा में देखा। यद्यपि वह छद्मवेश पहने लोगों की भीड़ में घुल मिल गई थी, फिर भी उस छोटी लड़की का सुंदर सफेद अंडाकार चेहरा अभी भी अत्यंत उत्कृष्ट और चमकदार था। धूप के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वह अपने बगल में बैठी छात्रा से कुछ कह रही थी। उसकी काली चोटी उसके शरीर पर धीरे धीरे लहरा रही थी। इस गर्म और शुष्क गर्मी में यह लोगों को अधिक चिड़चिड़ा और बेचैन बना देता है। अपनी आंखें पीछे ले लो। क्यू कैन ने चुपके से हुआक तुआन की ओर इशारा किया और चुपचाप मुंह के माध्यम से क्यू डू से बोला, क्या यह भूतग्रस्त है? पेड़ पर टिककर क्यू डू ने कंधे उचकाए। जाहिर है उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है। दोनों के बीच बातचीत जारी रहने का इंतजार नहीं किया गया। हो जुन अचानक खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के तान खा की ओर चला गया। क्यू कैन चौंक गया और सीधा बैठ गया। तुआन का, तुम क्या कर रहे हो? तनख्वाह को खोज रहे हो? हो जुन ने उसकी ओर देखा। एक सेकंड बाद उसने हल्का सा पलक झपकाई। क्यू कैन मुस्कुराया। तुआन का, तुमने आज सुबह ही कहा था, एक इंसान के तौर पर तुम्हारी आखिरी बात यह है कि उस अच्छी लड़की को मत छूना। हो जुन एक पल के लिए चुप रहा, फिर मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह मेरी बहन थी? वह फिर घूमा, अपने होठों के कोने चाटे और धीरे से हंसा। मुझे अपनी बहन के लिए दुख हो रहा है न? लेखक कुछ कहना चाहता है। तनख्वाह। हुम्फ। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 13, शपथ लेने वाली बहन। संपादन। फोन जंगल में सैन्य प्रशिक्षण द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आधे से अधिक दिन के बाद किनके को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। अपने पिछले जीवन में कला हाई स्कूल में नृत्य का अभ्यास करने के 3 वर्षों को छोड़कर उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी।
लेकिन अब जबकि वह हाई स्कूल में दाखिल हो चुकी थी और 1 साल तक परीक्षाओं से परेशान थी, उसकी शारीरिक शक्ति और भी खराब हो गई थी। यदि शेष छात्र लंबी यात्रा और चिलचिलाती धूप के कारण थोड़े अस्वस्थ थे, तो उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी अधिक से अधिक समान होती जा रही थी। तनखा ने अपने माथे पर तापमान जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वह चुपचाप आहें भरने लगी। हल्का तापघात। अभी तक वह अपने दांत पीस रहा था और टीम का पीछा कर रहा था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब जब वह आराम करने के लिए रुका, तो धनुष की डोरी ढीली हो गई थी, लेकिन उसके हाथों और पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल कमजोर होकर गिर सकता है। सभी लोग अपनी थकान को नजरअंदाज कर जमीन पर बैठ गए और अपना अपना बनाया हुआ दोपहर का भोजन निकालने लगे। तरह तरह की मिश्रित गंधें मेरी नाक में घुसने लगी। तनखा ने भौहें सिकोड़ी और सहज ही अपने पेट पर दबाव डालने के लिए आगे बढ़ा। उसके पेट में मतली की भावना उठी। खा खा, तुम खाना क्यों नहीं खाती? तनखा के बगल में बैठी को ताम तिन्ह ने देखा कि तनखा ने बैठने के बाद कोई हरकत नहीं की है, इसलिए वह उत्सुकता से उसके पास गई और उससे पूछा। लेकिन जैसे ही उसने यह देखा, को ताम तिन्ह दंग रह गई। तुम्हारा रंग, खासकर तुम्हारा चेहरा, लाल क्यों लग रहा है? शायद धूप में रहने की वजह से। तनखा ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे अपने जलते हुए चेहरे पर दबाया। मेरी त्वचा काफी संवेदनशील है। किनके की त्वचा पर चुटकी भर से ही गुलाबी निशान पड़ जाता था। पूरी सुबह धूप में रहने के कारण उसके चेहरे की कोमल त्वचा अब धूप सहन नहीं कर सकी और उसका रंग सुंदर हल्के गुलाबी रंग का हो गया। इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर थी और अपने पिछले जीवन में उसने कई बार हुओ झोंगलों को पागल कर दिया था। किनके ने अपना सिर हिलाया। उसके सूखे होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि मुझे धूप से बहुत चक्कर आ रहा है, अन्यथा मैं उसे क्यों याद रखूंगा? तो क्या तुम धूप में रहने से बीमार हो? गु शिनकिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हें कोच को खोजने के लिए मेरे जाने की जरूरत है? क्या कोच मीटिंग में नहीं है? किनके ने अपना सिर हिलाया। उसके वापस आने का इंतजार करो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत कमजोर लग रही है। क्या तुम्हारा शरीर ठीक नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, बस थोड़ा सहन करो। तनखा की बात पूरी होने से पहले ही ऊपर से एक दुबली पतली आकृति प्रकट हुई, जिसने उसके सामने जमीन पर अपनी छाया बना ली। आकृति रुक गई। तनखा ने ऊपर देखा। वह व्यक्ति रोशनी वाली जगह पर खड़ा था। उसके पीछे चमकीला सुनहरा सूरज था, इतना चमकीला कि लोगों को चक्कर आ रहा था। सहज ही तनखा ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें ढक ली। इस समय छाया पर भरोसा करके मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कौन आ रहा है। काली बेसबॉल टोपी, ठंडा सुंदर सफेद चेहरा। हुओ जुन। बेशक, तनखा पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उन्हें आते हुए देखा। उनके आने से 1 सेकंड पहले आउटडोर ट्रेनिंग और मौसम के बारे में शिकायतें धीरे धीरे गायब हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे बगल में खाना खा रहे लोगों की आवाज भी लगभग दब सी गई थी। लेकिन अब तनखा में सचमुच होआक तुआन से निपटने की ताकत या मन नहीं था। इसलिए जब वह और हुओ जून कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे, तो उसने धीरे से अपना मुंह खोला। क्या बात है? हुओ जून ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें दूसरों को भय से कांपने पर मजबूर कर देती थीं। इस समय उसकी निगाहें छोटी लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। तुम्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। तनखा का गला भर आया। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि हुओ जून इसे देख सकता है, और इसमें केवल 2 सेकंड लगे।
इसलिए उसे अपने शब्दों को व्यवस्थित करने का कोई समय दिए बिना हुओ जून ने अपनी पैंट उठाई और गंभीर भाव के साथ बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी लंबी, पतली उंगलियां छोटी लड़की के माथे पर दबाई गईं। तनखा दंग रह गया। उसके हाथ के तापमान से उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई और इस अंतरंग क्रिया से वह बेवकूफ और भ्रमित महसूस करने लगी। जब तक वह अपने आप पर काबू पाती और इससे बचना चाहती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय गु शिनकिंग जो उसके बगल में खड़ी थी, उसने भी हुओ जून के डर को नजरअंदाज कर दिया और उत्सुकता से पूछा, खा खा को वास्तव में हीट स्ट्रोक हुआ है? हुओ जून का चेहरा थोड़ा ठंडा था। क्रूरता के भाव से भरी काली आंखों वाली जोड़ी ने तन खा की ओर देखा। वह उस समय उकड़ू बैठने की मुद्रा में था। अचानक आगे झुका एक हाथ उसने छोटी लड़की की पतली टांगों को लपेटा और दूसरा हाथ उसके कंधे के पीछे रखा। हुओ जुन ने सीधे छोटी लड़की को गले लगा लिया। भाड़ में जाओ। देखो, मुझे कुछ भी देखने के लिए मजबूर मत करो। भाड़ में जाओ। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुल गए। यह न जानते हुए कि किसका लंच बॉक्स अभी भी मजबूती से पकड़ में नहीं आ रहा था, उसके बगल में बैठा छात्र गलती से उससे टकरा गया और गर्म सूप उसके ऊपर गिर गया। हवा में डर की चीख गूंज उठी। धीरे धीरे अराजकता बढ़ती गई। हुओ जून का चेहरा उदास था क्योंकि वह उस व्यक्ति को उठाकर एलीट क्लास के 3 विश्राम स्थलों से होते हुए सीधे एक पेड़ की छाया में ले गया। पहले तो क्यू कैन और क्यू डू, जो बस इस रोमांच को देखने की योजना बना रहे थे, इस दृश्य को देखकर चौंक गए। वे घबराकर खड़े हो गए और एक तरफ हट गए। तनखा भी पागल हो रहा है। अभी हुओ जून ने उसे कोई संकेत नहीं दिया, न ही उसने उसे तैयार होने के लिए 1 सेकंड का समय दिया। जब तक वह अपने आप को संभालती, तब तक वह पहले से ही इस व्यक्ति द्वारा उठाए जा रही थी और पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठ गई थी। हुओ जून, तुम। घबराई हुई निगाहों के सामने तान खा परेशान हो गई और उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। वह डरी हुई और गुस्से में थी। उसने उसे दूर धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुम बीमार हो? उसने उसे धीमी आवाज में डांटा। लाल हुआ चेहरा 3 गुना अधिक सुंदर है। इस समय उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज कम रखना याद रखें। हुओ जुन ने अपना सिर झुका लिया। कुछ सेकंड तक उसे घूरने के बाद वह अचानक हंस पड़ा। हाँ, मैं बीमार हूँ। उसकी आंखों में भावनाएं कुछ क्रूर थी, जैसे अंदर स्याही जमा हो रही हो। वह उसे गौर से देख रहा था, जैसे वह बल प्रयोग करके उसे अपनी आंखों की गहराई में उकेरना चाहता हो। हुओ जुन ने अपना हाथ उठाया, अपनी बेसबॉल टोपी उतारी और उसे छोटी लड़की के सिर पर रख दिया। उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था। ठंडी मुस्कान। रेबीज, अगर तुम होशियार हो तो अच्छे बनो, वरना मैं तुम्हें काट कर मार डालूंगा। वह आगे झुका। उसकी आवाज, जो बहुत देर तक तेज धूप में रहने के कारण सुस्त और कर्कश थी। यह भी संभव है कि उसे तब तक खाया जाएगा जब तक उसकी हड्डियां खत्म न हो जाएं। यह कहकर वह सिर झुकाकर फिर हंस पड़ा। तनखा, रेबीज ने क्या गलत किया था जो तुमने उस पर ऐसा दाग लगाया? तानखा को संदेह था कि उसके अपने शरीर में एक प्रकार का विकृत चुंबक था, अन्यथा क्यों? उसके पिछले जीवन या इस जीवन की परवाह किए बिना ये पागल लोग हमेशा सबसे पहले गिरते थे और उसके बाद ही उस पर झपट पड़ते थे। कुछ सेकंड के मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के दौरान पेड़ के चारों ओर बैठे छात्रों का मनोबल अंततः बहाल हो गया। सबसे निकटतम अभिजात वर्ग 12वीं कक्षा है। 2 साल से अधिक समय तक सहपाठी रहे। उन्होंने हुओ जून को इस तरह अपनी हथेली में एक छोटी लड़की को पकड़े हुए कब देखा?
इस समय हर कोई उत्साहित है। कुछ लोग तो इसमें कोई मदद ही नहीं कर सकते। भाई तुआन, क्या यह वही नई प्राथमिक विद्यालय की लड़की है जो इस साल ही स्कूल में दाखिल हुई है? क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, भाई तुआन? ओह, तो जब हम भविष्य में मिलेंगे तो क्या हमें उसे छोटी भाभी कहना चाहिए? बकवास मत करो। क्यूडू लोगों के चेहरे देखकर उनके विचार पढ़ने में माहिर थी। तान खा को चट्टान पर ठंडे चेहरे के साथ बैठे देखकर उसे डर था कि वह कुछ ऐसा कह देगी जिससे हुआक तुआन नाराज हो जाएगा। उसने जल्दी से बीच में टोक दिया, यह टुआन का की बहन है। हाँ, सबकी आंखें एक दूसरे पर घूम गईं। किसी ने ईमानदारी से अपना सिर खुजलाया, संदेह से कहा, अरे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम वैसे नहीं दिखोगे। क्यू कैन ने मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग सामान्य है? तुम्हें किसने बताया कि वह तुआन का की खून की रिश्तेदार और मुंहबोली बहन है? लड़के चुप थे। 2 सेकंड के बाद किसी ने बुरी नियत से हंसते हुए कहा, पालक बहन? मुझे नहीं पता कि यह विशेषण है या क्रिया। भाभी के लिए क्रिया का अर्थ है बहन होना। उम्मा, क्या आप लोग यहाँ होना वाला भाग समझते हैं? इस उम्र के लड़के अक्सर अश्लील और कुपोषित शब्द कहना पसंद करते हैं। वे नहीं जानते कि अपने शब्दों का चयन कैसे करें। क्यू कैन क्यू डू इसका आदी है। चट्टान पर बैठे हुए तनखा को इसकी आदत नहीं थी। उसका चेहरा बिना किसी रक्त के लगभग पीला पड़ गया था। अपने पिछले जीवन में हुओ झोंगलोऊ और किन यान के बीच अनाम और अवास्तविक शादी के कारण वह हुओ झोंगलोऊ की नाममात्र छोटी बहन बन गई। मैंने ऐसी अपमानजनक अफवाहें अनगिनत बार सुनी हैं। यह वही बात है जिसे वह सहन नहीं कर सकती। जैसा कि तुआनका से उम्मीद थी, इतनी सुंदर बहन पाने में सक्षम होना। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। अगर कुछ नहीं है तो हम बहनें हैं। अगर कुछ है, है। कान फाड़ देने वाली हंसी के इस माहौल में तनखा बेहद गुस्से से उठ खड़ी हुई। लगभग उसी समय उसने हो जून को आते देखा और दूसरे व्यक्ति की छाती पर जोरदार लात मार दी। उसके कान के पास बर्फ की तरह ठंडी आवाज आई, मैं तुम्हें चोदूंगा। तनखा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ क्योंकि वह बहुत तेजी से खड़ा हो गया था। उसे लू लग गई थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शरीर शिथिल और प्रतिरोध करने में असमर्थ था और भयभीत चीखों के साथ गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसे केवल इतना याद था कि वह एक गर्म सीने में गिर गई थी। तान खा की नींद सैन्य प्रशिक्षण बेस के चिकित्सा कक्ष में खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने इसे देखा और अचानक उसे देखने के लिए मुड़ गया। खा, तुम आखिरकार जाग गई हो। यह देखकर कि यह गु शिनकिंग थी, वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। किसी कारण से किनके को अपने सीने से अफसोस की एक लकीर गुजरती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इस पल में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी। तान खा ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसका पीला चेहरा लोगों को दया का एहसास करा रहा था। मैं बेहोश हो गई, गु शिनकिंग। डॉक्टर के अनुसार आप हीट स्ट्रोक के कारण बेहोश हो गए। सौभाग्य से यह एक हल्का मामला है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ लेटकर ठंडा हो जाओ। फिर अपने आप को धूप में मत रखना। तनखा ने सिर हिलाया। तभी उसे याद आया, मैं बेस पर हूँ? नहीं तो कहाँ? बेहोश होने से पहले क्या हम फील्ड ट्रेनिंग के आधे रास्ते पर नहीं थे? इसके अलावा यह एक पहाड़ी सड़क थी जो किनके की यातना के लिए आसान नहीं थी। उसने भौहें सिकोड़ी। मैं नीचे कैसे आ गई? जैसे ही यह उल्लेख किया गया, गु शिनकिंग की आंखें चमक उठीं। तुम्हें सच में कोई आभास नहीं है?
यह हो जून ही था जो तुम्हें पहाड़ से नीचे ले गया था। खा खा, अगर तुमने बाद में कहा कि तुम हो जून को नहीं जानते तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो। क्या तुमने बेहोश होने पर हो जून के हाव भाव नहीं देखे थे? यह इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी को मारना चाहता था। गुशिन किंग को कुछ याद आ गया। वह अतिशयोक्ति से कांप उठी और अपना सिर हिलाया। वह तुम्हें वापस ले आया। उन्होंने पहले कहा था कि हो जून की शारीरिक शक्ति वास्तव में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। इस बार मुझे वास्तव में विश्वास है। लंबी और ऊबड़ खाबड़ सड़क के बारे में सोचते हुए तान खा चिंतित होकर पूछने से खुद को रोक नहीं सका, तो क्या वह ठीक है? नहीं, गु शिनकिंग ने अपनी कनपटी खुजाते हुए कहा। लेकिन पहले तो ऐसा लगा कि कोई कोच था जिसने उसे रोका और उसकी जगह लेना चाहता था, लेकिन अंत में उसे हुओ जुन ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जो उसे उठा रहा था। को ताम तिन्ह ने अजीब ढंग से तान खा को देखकर मुस्कुराया। इसलिए वह कुछ देर तक मेडिकल रूम में इंतजार करते रहे और जब उन्हें पता चला कि आप ठीक हैं, तो कोच ने उन्हें वापस बुला लिया। तान खा को ताम तिन्ह ने अपना हाथ हिलाया। लेकिन आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इस बेस में वास्तव में कोई ऐसा होता जो हुआक तुआन को नियंत्रित कर सकता, तो 10वीं कक्षा में उसने हंगामा नहीं किया होता और बेस को बेचैन नहीं किया होता। तनखा ने राहत की सांस ली। स्कूल ने सुना कि हो जून की पृष्ठभूमि और स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे प्रस्तुत करना वास्तव में आसान नहीं था। उसने एक क्षण सोचा, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ने कुछ और बातें की। अचानक किसी ने मेडिकल रूम का दरवाजा खोला। जियो के, क्या तुम ठीक हो? एक चिंतित महिला की आवाज गूंजी। इससे पहले कि किन के अपना सिर उठा पाती, उसने किन यान के चेहरे को आंसुओं से लथपथ बिस्तर के किनारे की ओर भागते हुए देखा। उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। क्या प्रेम ईमानदारी के इस स्तर तक पहुंच गया है? तनखा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। कुछ सेकंड बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें उठाईं और टैन येन के कंधे पर नजर डाली। दरवाजे के बाहर तान येन की चापलूसी रैंकिंग में नंबर 1 शिक्षक ngो थान वियत दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर रहे थे। वास्तव में तान येन ngो थान वियत के सामने अच्छी छवि बनाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ेंगे। तनखा मन ही मन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अगले ही पल वह कुछ सोचने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 14 स्पेयर टायर। संपादन फुन फुन गो थान वियत और कंपनी ताम तिन्ह के ठीक सामने तान येन ने कुछ मिनटों के लिए तान खा के लिए अपनी गंभीर चिंता दिखाई। यह सच्ची अभिव्यक्ति एक असाध्य रूप से बीमार बहन से मिलने के समान थी। किनके का दिल शांत था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पहले की तरह आज्ञाकारी और चुप था। सौभाग्य से उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वह पहले इस तरह बात करना पसंद करती थी। इसलिए किन यान अपने अभिनय में बहुत गहरी थी और उसने कुछ भी गलत नहीं पाया, जब तक किन गो थान वियत इसे और सहन नहीं कर सका। तान येन, कम बोलो और अपनी बहन को आराम करने दो। ngो थान वियत की ओर पीठ करते हुए तान येन की आंखें थोड़ी रुक गईं। उसने ईर्ष्या से अपने सामने खड़े तन खा की ओर देखा। वे पुरुष छात्र सिर्फ उसके चेहरे को देखना जानते थे, लेकिन रात को जब तान खा ने नृत्य करना समाप्त किया, तो ngो थान वियत का भी तान खा के प्रति अनुकूलता सूचकांक बढ़ गया। तान येन के सामने कई बार उसने तान खा की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। इस बार
यदि ngô थान वियत ने सक्रिय रूप से तान खा के पास जाने का सुझाव नहीं दिया होता तो वह इस बदबूदार चिकित्सा कक्ष में नहीं आती। चुपचाप कोसते हुए तान येन के चेहरे पर केवल एक सौम्य मुस्कान थी। उसने अपनी आंखों के कोनों में आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत चिंतित थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतना बोल रही हूँ। ट्यू खा, तुम्हें मेरा चिल्लाना बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? तान खा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ngô थान वियत ने बीच में टोकते हुए कहा। तान खा, मैंने अस्पताल के डॉक्टर से सुना है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर है और आपकी त्वचा भी संवेदनशील है और पराबैंगनी किरणों से आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो आपने शिक्षक को पहले से क्यों नहीं बताया? तान खा ने माफी मांगते हुए अपना सिर उठाया। माफ करना टीचर एनजीओ, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। मैं सिर्फ खास नहीं बनना चाहता था। मुझे लगा कि मैं पूरी यात्रा में टिक सकता हूँ। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अज्ञानी बन जाऊंगा। ngô थान वियत की आंखों में प्रशंसा की एक किरण दिखाई दी। तुम्हारे जैसे जिद्दी बच्चे बस हारने से इनकार कर दो। हालांकि हारने से इनकार करना अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। मजबूत होना अच्छी बात नहीं है। ngô थान वियत ने एक क्षण के लिए विचार किया। इससे पहले उसने अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन किनके का अगला वाक्य सुनने के बाद उसने आखिरकार निर्णय ले लिया। ठीक है। ngô थान वियत ने टैन येन की ओर देखा। टैन येन, क्या हर साल आपके कला विभाग में सैन्य प्रशिक्षण महीने के दौरान पत्रिका बनाने के लिए लोगों का एक समूह नहीं होता है? यह सुनकर टैन येन का दिल धड़क उठा और उसके चेहरे पर भाव लगभग बरकरार नहीं रह सके। यह वास्तव में समाचार विभाग है। सैन्य प्रशिक्षण के महीने के दौरान कियांदे हाई स्कूल का समाचार विभाग छात्रों का सबसे विशेष समूह था, क्योंकि उन्हें हर दिन बुलेटिन बोर्ड बदलना पड़ता था। काम की सामग्री और मात्रा बहुत बड़ी थी, इसलिए विभाग के छात्रों को पत्रिकाएं बनानी पड़ती थी। इसलिए सिद्धांत रूप में उन्हें मूल रूप से सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि पत्रिका को रंगने से उनके हाथों को चोट लगती, लेकिन स्कूल के नियमों के अनुरूप नौकरी मिलने के कारण, बिना थकाऊ प्रशिक्षण से गुजरने और सूरज की रोशनी में जलने के कारण छात्र फिर भी स्कूल में जाना चाहेंगे, भले ही उनके सिर पर चोट क्यों न लग जाए। समाचार विभाग में लोगों की संख्या सीमित है, इसलिए कला विभाग के पूर्व सदस्यों द्वारा अक्सर मजाक में इसे सेना का युद्धक्षेत्र कहा जाता है। इस वर्ष तान येन को उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। सूची में मजबूती से अपना स्थान बनाए हुए वह स्वाभाविक रूप से तान खा को आसानी से अपने जैसा गौरव प्राप्त करने देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन श्रीमान एनगो, ऐसा लगता है कि इस वर्ष की समाचार समिति की सूची हमारे विभागाध्यक्ष द्वारा समाचार समिति के प्रभारी शिक्षक को पहले ही सौंप दी गई है। तान येन ने अपने शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उसे डर था कि ngô थान वियत उसके विचार सुन लेगा। अप्रत्याशित रूप से ngô थान वियत ने बिना किसी परवाह के अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी को नाराज नहीं करने दूंगा। मैं सीधे तुम्हारे प्रभारी शिक्षक के पास जाऊंगा। तान येन का गला भर आया और उसने जल्दी से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को नाराज करने से डरता हूँ। लेकिन ngô थान वियत पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर तान खा को देख रहा था। तान खा, आज आराम करने के बाद सीधे तान येन के साथ समाचार विभाग में चले जाओ। भविष्य में तुम्हें सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। तान खा ने वास्तव में नहीं सोचा था कि ngô थान वियत उसकी मदद करेगा। अपने पिछले जीवन में तान येन के मुंह से उसे यह आभास हुआ था कि ngô थान वियत कोई ऐसा व्यक्ति था जो शायद ही कभी विशेषाधिकारों का उपयोग करता था।
किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र भी न करें जिससे आप केवल 2 बार ही मिले हों। अचानक तनखा को अतीत याद आ गया। उसके मन में एक विचार कौंधा और धीरे धीरे उसमें कुछ आत्मविश्वास आया। उसके चेहरे पर केवल एक मजबूरी भरी मुस्कान थी। टीचर एंगो, यह बहुत अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं है? एंगो थान वियत ने शायद ही कभी मजाक करने के लिए अपना मुंह खोला हो। पढ़ाई के मामले में आप अभिजात वर्ग के सबसे उत्कृष्ट बीज हैं और आपके पास नृत्य के लिए भी प्रतिभा है। आप पहले से ही परिपूर्ण हैं। बस एक छोटी सी खामी के साथ आपका समर्थन करना, क्या यह बहुत ज्यादा है? ऐसा कहने के बाद तनखा स्वाभाविक रूप से अधिक कुछ नहीं कह सका। उसने बस सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। धन्यवाद श्रीमान एंगो। कुछ नहीं है। फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो मुझे ढूंढना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि दफ्तर कहाँ है। टैन येन, तुम्हें अपनी बहन का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हाँ मिस्टर एंगो, चिंता मत करो। ngो थान वियत के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए तान येन को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने लगभग अपने दांत काट लिए। चिकित्सा कक्ष का दरवाजा बंद होने तक प्रतीक्षा करते हुए टैन येन ने अपने भावों को ठीक करने के लिए कमरे की ओर पीठ की, फिर धीरे से मुस्कुराई और वापस मुड़ गई। त्यूखा, मुझे समाचार विभाग में जाकर तुम्हारा काम फिर से व्यवस्थित करने दो। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो किसी से कहो कि वह मुझे ढूंढे। ठीक है। तनखा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। हाँ। जैसे ही तान येन चला गया, कमरे में मौजूद को ताम तिन्ह ने राहत की सांस ली। फिर उसने अजीब भाव से तान खा को देखा। खा खा, तुम दोनों बहनों के बीच का माहौल मुझे अजीब क्यों लग रहा है? तन येन को स्थिति से पागल होते हुए और केवल इसे सहन करने में सक्षम देखकर अस्पताल के बिस्तर पर तन खा का मूड बहुत अच्छा था। यह सुनकर उसने अपना सिर थोड़ा सा झुका लिया। उसकी मुस्कान कोमल थी, कभी कभी थोड़ी शरारती भी। क्या अजीब बात है, गु शिनकिंग के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुम ऐसे हो, इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे झुकाना चाहते हो। तनखा ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा। वह परेशान भी था और खुश भी। तुम सारा दिन क्या सोचते रहते हो? को ताम तिन भी हंसा। लेकिन सच कहूं तो खा तुम्हारे और तान येन के बीच। उम्मा, मैं इसे कैसे कहूँ? यह बहुत बहुत विनम्र था। खासकर जिस तरह से तान येन ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे याद करके रोंगटे खड़े हो गए। तनखा स्तब्ध रह गया। फिर को ताम तिन्ह को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। को ताम तिन्ह उसकी निगाहों से डर गई। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। तनखा मुस्कुराया। अचानक पता चला तुम उतने भोले नहीं हो जितना मैंने सोचा था। कोडो ताम तिन्ह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं। फिर उन्होंने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। तुम और तान येन वास्तव में। जैसे ही उसने यह कहा, उसने जल्दी से अपनी आवाज कम कर दी। क्या तुम वास्तव में असहमत हो? हाँ। पिछले जीवन की सारी घटनाएं तनखा की आंखों के सामने घूम गईं और घृणा की एक झलक उसकी आंखों की गहराई में चमक उठी। लेकिन उसने तुरंत इसे दबा दिया और इसके बजाय को ताम तिन्ह की ओर मंद मंद मुस्कुराने लगी। मैं बस तुम्हें यह बता रहा हूं। तुम्हें यह खुद ही पता होना चाहिए। तुम्हें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चिंता मत करो। खा मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। को ताम तिन्ह ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। ऐसा लग रहा था कि वह जिम्मेदारी लेगी, जिससे तानखा फिर से हंस पड़ी। लगभग शाम हो चुकी थी जब तान येन चिकित्सा कक्ष में पुनः प्रकट हुआ। ज्यों के
मैंने समाचार विभाग में तुम्हारे लिए पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, चिंता मत करो। हर कोई तुम्हें बहिष्कृत नहीं करेगा। धन्यवाद। यह कुछ भी नहीं है, तुम्हें यही करना चाहिए। जब उसने तान येन को अपनी उपलब्धियों का श्रेय लेते सुना तो तान खा अपनी हंसी रोक नहीं सका। दूसरी ओर वह बहुत निराश और दुखी भी थी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह भोली और अज्ञानी थी और तान येन ने उसे धीरे धीरे धोखा दिया था। तान येन तान खा के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ गया, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। यह सही है, क्योंकि आप अभी भी दीवार अखबार से परिचित नहीं हैं। समूह ने आपको मार्गदर्शन करने के लिए एक वरिष्ठ को खोजने के लिए कहा और आप दूसरों से परिचित नहीं हैं। इसलिए मैंने विशेष रूप से काओ हाओ को आपका मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया और शिक्षक एंगो का पक्ष भी सहमत था। टैन येन ने अपना सिर उठाया, धीरे से टैन खा को मुस्कुराते हुए। क्या आप सहमत हैं? यह फिर से काओ हाओ था। कोई व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं है। नतीजा चाहे जो भी हो, उन्होंने इसकी मांग की। तन खा की आंखें ठंडी थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और धीरे से कहा, बेशक। तान येन की अभिव्यक्ति शांत हो गई, उसकी मुस्कान और अधिक उज्ज्वल हो गई। यह अच्छी बात है। मैंने अभी उससे कहा था, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, मेडिकल रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आया। तान येन ने आवाज सुनी, उठ खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। तुम पहले से ही इतने तेज हो। तुआन का दरवाजे के बाहर अंधेरे से अंदर आ रहा युवक रुक गया। काली टोपी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, सुंदर ठंडा चेहरा सफेद था, तीखी आंखें ऊपर देख रही थी। उसकी ठंडी आंखों ने टैन येन पर नजर डाली, फिर उसके पीछे अस्पताल के बिस्तर पर लेटी छोटी लड़की को देखा। छोटी आंख के बिंदुओं जैसी काली पुतलियां। बिस्तर पर चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से बैठी छोटी लड़की के नरम, सफेद, थोड़े घुंघराले अंगों को देखते हुए अचानक हुओ जुन की आंखों की गहराई में आग भड़क उठी। वह अपने दांत चाट रहा था, उसकी हड्डियां धीरे धीरे ऊपर नीचे खिसक रही थी। उसकी गहरी आंखें उसकी ओर आती लंबी टांगों को देख रही थी। टैन येन ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उसका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। भाई तुआन, तुम यहाँ क्यों हो? हुओ तुआन ने देखने के लिए अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अस्पताल के बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को घूरता रहा। उसके हाथ में फलों की टोकरी थी जिसे उसने बेडसाइड टेबल पर रखा था। जिस व्यक्ति को मैं वापस ले आया, क्या मैं आकर उससे नहीं मिल सकता? यह कहने के बाद उसने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाकर तनखा को देखा। उसकी आंखों की गहराई में अजीब सी मुस्कान भी क्रूरता की झलक लिए हुए थी। तनखा ने हार मानते हुए कहा, धन्यवाद। हो जून, आप मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? तनखा का चेहरा थोड़ा उतर गया, उसकी बादाम जैसी आंखें भावहीनता से उसकी ओर देखने लगीं। आप मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? जैसे कि छोटी लड़की की अभिव्यक्ति ने उसके दिल को खरोंच दिया हो जून थोड़ा मुस्कुराया। मुझे इस बारे में ध्यान से सोचने दो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मेडिकल के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार काओ हाओ ने प्रवेश किया। कमरे में 3 लोगों को देखते ही काओ हाओ दंग रह गया। हो जून की बेहद दमनकारी निगाहों के सामने उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना मुंह खोला। मैं शिक्षक एंगो के अनुरोध पर तान खा को समाचार विभाग में पंजीकृत कराने के लिए ले जाने आया हूँ। तान खा हो जून की आंखों में देख रहा था और कंबल के नीचे छिपना चाह रहा था। यह सुनकर वह तुरंत सहमत हो गई। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, वरिष्ठ।
मैं अब चलता हूँ। यह कहकर हो जून को अपना मुंह खोलने का मौका दिए बिना छोटी लड़की बिस्तर से उठ गई। इससे पहले कि हो जून उसे रोक पाता, मेडिकल रूम का दरवाजा फिर से बंद हो गया। हो जून का चेहरा नहीं बदला, उसने हल्के से पलकें झपकाईं। इस समय तान येन की आंखों में खुशी की एक चमक चमक उठी। उसने जानबूझकर आह भरी। ऐसा लगता है कि ट्यू खा को काओ हाओ पसंद है ना? मैंने उसे किसी पुरुष छात्र के साथ इतना उत्साही कभी नहीं देखा। हो जुन की आंखें डूब गईं। कुछ सेकंड बाद प्रतिक्रिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी टैन येन ने कल्पना की थी। इसके विपरीत युवक केवल हंस पड़ा। हो जुन ने अपनी आंखें झुकाईं, टैन येन को देखा और ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारा क्या मतलब है? उस नजर से घूरे जाने पर टैन येन अपना गुस्सा रोक पाने में असमर्थ हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। भाई तुआन, इसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। दरअसल मैंने तियो खां से कहा है कि तुम उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन तियो खां ने हमेशा इसे अनदेखा किया है। हो तुआन अचानक हंसा, उसे बीच में रोकते हुए। तुम्हें मैं पसंद हूँ? टैन येन दंग रह गया। जाहिर है उसने यह नहीं सोचा था कि पुरुष छात्र अचानक उसकी पोल खोल देगा। बेकार ट्रिगर। हो जुन की आंखों में स्याही की तरह कालापन था। वह धीरे से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। मैं उसका स्पेयर टायर बनने को तैयार हूँ। क्या यह पर्याप्त है? लेखक के पास कहने के लिए कुछ है? टैन येन, बहुत गुस्सा। जेपीजी, वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। हर कोई कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 15, षड्यंत्र। संपादन। फोन जब युवक ने बोलना समाप्त किया तो उसने एक ठंडी हंसी दी और बिना पीछे देखे चला गया। किन यान इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपना हाथ उठाया, अपने नाखूनों को जोर से चबाया। उसका चेहरा कभी हरा, कभी पीला हो जाता था। उसकी आंखों में भावनाएं उठती गिरती रहीं। उसकी निगाहें चिकित्सा कक्ष में हर जगह घूम रही थी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन टैन येन अंततः शांत हो गया। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर कोई अन्य भावना नहीं थी। अपने सहपाठियों और शिक्षकों के सामने उसकी सौम्य और हानिरहित उपस्थिति के विपरीत इस समय टैन येन की आंखों के नीचे एक तेज और उदास नजर दिखाई दी, जिसने दूसरों को कांप दिया। वह कुर्सी पर जाकर बैठ गई। फिर उसने अपना सेल फोन निकाला और फोन किया। फोन 10 सेकंड से अधिक समय तक बजता रहा और दूसरी तरफ से संपर्क करना मुश्किल हो गया। क्या बात है? क्या तुम्हें अभी फोन करना है? दूसरी तरफ से आवाज धीमी हुई। वह काओ हाओ था। तान येन की आंखें कांप उठीं, लेकिन उसकी आवाज में कोई भावना नहीं दिख रही थी। वह बस एक ठंडी हंसी हंस रही थी, थोड़ी तीखी और चुभने वाली। काओ हाओ, तुम मेरे साथ पुल तोड़ना चाहते हो? लेकिन तुमने अभी तक तान खा का पीछा भी नहीं किया है और अब तुम मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हो। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? तान येन के शब्दों में स्पष्ट रूप से गुस्सा था और काओ हाओ हैरान था। आवाज सुनकर उसने धीरे से और सज्जनता से अपने बगल वाले व्यक्ति को कुछ वाक्य समझाए, फिर अपना सेल फोन उठाया और दूसरी तरफ चला गया। मेरी चाची, क्या मैं गलत था? ठीक है। आपको क्या हुआ? किन यान की आंखें अचानक चमक उठीं। किन के, उससे अलग होने का कोई बहाना ढूंढो, फिर अस्पताल जाओ। ऐसा मत करो। दूसरी ओर काओ हाओ थोड़ा अधीर था।
आखिरकार मुझे उसके साथ रहने का अवसर मिल ही गया, मैं उससे कैसे अलग हो सकता हूँ? किन यान की आवाज ठंडी थी। क्या तुम अभी उसके साथ रहना चाहती हो, या तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो? बेशक मैं चाहती हूँ। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। टैन येन की आंखें डगमगा गईं। उसका स्वर धीमा हो गया। मेरे पास एक योजना है। जब तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए काओ हाओ ने अपने दांत भींच लिए। ठीक है, मैं अब वहां जा रहा हूँ। टैन येन ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना फोन रख दिया। जवान से लेकर बूढ़े तक, चाहे शक्ल सूरत हो या पढ़ाई लिखाई, तनख्वाह हमेशा उससे बेहतर थी। जब वे दोनों साथ होते तो सबकी नज़र हमेशा तनख्वाह पर होती। उसके लिए तनख्वाह हमेशा एक अभिशाप की तरह था जो हमेशा उससे चिपका रहता था। किस आधार पर वह हर चीज में उससे बेहतर है? यहाँ तक कि हुओ जुन, किन यान ने गुस्से में उसके बगल की कुर्सी को लात मारकर हटा दिया। यहाँ तक कि अभिमानी और अहंकारी हुओ जून, वह युवक जिसे पाने के लिए वह इतनी बेताब थी, वास्तव में कह सकता था कि वह किनके का स्पेयर टायर बनने को तैयार था। यदि ऐसा है तो सरल, वह सिर्फ तनख्वाह को नष्ट कर देती है। तान येन का चेहरा विचारों से उग्र हो गया था। क्या कोई है? अचानक किसी ने मेडिकल रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के बाहर एक जानी पहचानी महिला की आवाज थी। सहज रूप से तान येन को डर लगा। उसने जल्दी से अपना भाव वापस लिया और कहा, अंदर आओ। कोत्ताम तिन ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। जब उसकी मुलाकात टैन येन से हुई तो वह थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। नमस्ते वरिष्ठ बहन तान येन। तान येन को वह अच्छी तरह याद थी। वह तान खा की कक्षा में जूनियर थी और हमेशा तान खा के साथ रहती थी। ऐसा सोचते हुए तान येन ने मुस्कुराने की कोशिश की। ओह, छोटी बहन ट्यू खा को खोजने आई है। उसे आज रात कुछ काम है और वह समाचार विभाग गई है। ओह नहीं नहीं, कुत्ताम तिन्ह ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मैं अपना कोट मेडिकल रूम में भूल गई थी। रात में बहुत ठंड होती है, इसलिए मैं इसे लेने यहाँ आई हूँ। कुत्ताम तिन्ह ने बिस्तर पर पड़े कोट की ओर इशारा किया और सावधानीपूर्वक तान येन से पूछा, बड़ी बहन, क्या मैं इसे लेने जा सकता हूँ? मैं इसे आपके लिए ले आता हूँ। तान येन ने कोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पलटा और उसे कुत्ताम तिन्ह को दे दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। टैन येन के पलटने से एक सेकंड पहले कुत्ताम तिन्ह ने जल्दी से जमीन पर गिरी कुर्सी से अपनी नजर हटा ली। वह मुस्कुराई और हाथ हिलाया। मैं छात्रावास वापस जा रही हूँ। फिर मिलेंगे सीनियर। हाँ, फिर मिलेंगे। कुत्ताम तिन्ह ने मुंह फेर लिया। उसके चेहरे पर संदेह हो गया। बाहर जाने के बाद वह अपने कदमों को धीमा करने से खुद को रोक नहीं सकी। टैन येन 10 मिनट से अधिक समय तक मेडिकल रूम में घूमती रही। अंत में काओ हाओ के धीरे धीरे देर से आने का इंतजार करती रही। जैसे ही काओ हाओ दरवाजे में दाखिल हुआ, तान येन जल्दी से पलट गया। तुम अभी क्यों आ रहे हो? वैसे भी तुम्हारे फोन करने के बाद मुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। फिर जाने के लिए कोई उचित बहाना ढूंढना होगा, है ना? नहीं तो तनख्वाह को शक हो जाएगा, काओ हाओ ने असहाय होकर कहा। टैन येन ठंडी हंसी हंसा। अगर यह सचमुच इतना स्मार्ट होता तो बहुत बढ़िया होता। काओ हाओ टैन येन के साथ बहस करने में बहुत आलसी था। ठीक है, अब जब हम यहाँ हैं, आपने पहले फोन पर कहा था कि आपके पास एक योजना है जो मुझे टैन खा का पीछा करने में मदद कर सकती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? टैन येन की आंखें थोड़ी हिल गईं। क्या तुम जानती हो कि हुओ जून भी किनके को पसंद करता है? गाओ हाओ का चेहरा बदल गया। नहीं,
क्या उन्होंने नहीं कहा कि हुओ जून किनके को सिर्फ एक बहन के रूप में देखता है? हुओ जून के व्यक्तित्व को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह किनके को पसंद नहीं करता तो भी उसके पास एक बहन को साथ लाने का धैर्य होगा? गांव हाव का चेहरा काला पड़ गया जब उसने उसकी ओर देखा और किन यान ने ठंडी सांस ली। क्या? जब हुओ जून का नाम लिया गया तो तुम डर गए और तान खा का पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई? क्या मजाक है? काव हाव का चेहरा काला पड़ गया। हुओ जून के पास घर पर कुछ पैसे होने और सुंदर होने के अलावा वह मुझसे बेहतर और क्या हो सकता है? वह एक पागल की तरह है, किसी की परवाह नहीं करता है और जिद्दी और अदम्य है। मुझे विश्वास नहीं होता कि किन के जैसी अच्छी लड़की उसके जैसे ठग को पसंद कर सकती है। किन यान के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, उसके दिल में तिरस्कार व्यक्त नहीं कर रहे थे, बस अपनी आंखें घुमा रहे थे और बकवास कर रहे थे। अभी मुझे भी लगता है कि किन के तुम्हें थोड़ा ज्यादा पसंद करता है। सच में? काव हाव की आंखें चमक उठीं जब उसने टैन येन को देखा। किन यान, क्या तुमने नहीं देखा? आज रात हुओ जून पहले आया, लेकिन किन के तुम्हारे साथ पहले चला गया। क्या यह सबसे अच्छा सबूत नहीं है? किन यान ने व्यंग्य किया। इसके अलावा आप कुछ हद तक सही भी हैं। वह एक मासूम और भोली लड़की है जिसे धोखा देना बहुत आसान है। वह शायद हुओ जून से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहती है। काव हाव उत्साहित था। तो तुम किस योजना की बात कर रहे हो? जल्दबाजी मत करो, मेरी बात धीरे से सुनो। तान येन उसके बगल में बैठ गया। हालांकि तान खा के मन में अब तुम्हारे प्रति कुछ अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं इंतजार कर सकती हूँ। टैन येन की आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकती थी। हालांकि किन यान के चेहरे पर केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हुओ जून निश्चित रूप से इंतजार करने को तैयार नहीं होगा। क्या आपने कहावत नहीं सुनी है कि जल्द या बाद में कुछ होगा? गांव हाव की आंखें डगमगा गईं। तो आपका क्या मतलब है, किन यान? मेरा मतलब बहुत सरल है। यदि आप और किन के दोनों में पहले से ही एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं हैं, तो बस एक उत्प्रेरक की कमी है। उत्प्रेरक? हाँ, एक अवसर। मैं आपको अवसर बनाने में मदद कर सकता हूँ। किन यान बहुत धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी थी। उदाहरण के लिए, आपको और किनके को एक बंद कमरे में रहने दे, सिर्फ आप दोनों, पूरी रात। काव हाव दंग रह गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने विचारों पर काबू पा लिया और अपना सिर हिलाया। क्या तुम पागल हो? यह सैन्य प्रशिक्षण बेस है। टैन येन ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम दोनों एक कमरे में रहो। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? काव हाव ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुसीबत में मत फंसो, किन यान। यह बहुत सरल है। कल रात सबसे पहले आप किसी को ढूंढिए जो समाचार विभाग को बैठक की सूचना देने के लिए एक 5 संदेश भेजे। फिर मैं किनके का सेल फोन उधार लूंगा। उस समय आप इसे व्यस्त पर बदल दे। रद्द करने के लिए एक 5 संदेश भेजें। काव हाव ने 2 सेकंड सोचा, फिर समझ गया। तो क्या सिर्फ तनख्वाह को ही रद्दीकरण के बारे में पता नहीं था और वह समाचार विभाग के दफ्तर जाएगी? इतना कहकर उसने फिर भौहें सिकोड़ी। लेकिन इसका क्या फायदा? यह देखकर कि वहां कोई और नहीं है, वह जरूर चली जाएगी। टैन येन, क्या होगा अगर उस समय किसी ने गलती से आप दोनों को अंदर बंद कर दिया? तुम्हारा मतलब है? काव हाव की आंखें डगमगा गईं। टैन येन मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। इसका दोष किसी पर नहीं डाला जा सकता। समाचार विभाग का कार्यालय छात्रावास से बहुत दूर है और रात में कोई भी नहीं आता है। उसका सेल फोन वहां नहीं है और आप
बस समय पर इसे लाना भूल गए। तान येन ने उसे बाहों में भर लिया। तो स्वाभाविक रूप से आप पूरी रात वहां ही रह सकते हैं, कल सभी के दरवाजा खोलने के लिए आने का इंतजार करते हुए, है ना? काओ हाओ की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। वह कुछ नहीं बोला। तान येन ने एक और वाक्य जोड़ा, लेकिन इस एक रात में भावनाओं को कैसे मजबूत और विकसित किया जाए, यह केवल आप पर निर्भर कर सकता है। गाओ हाओ, क्या यह अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? किन यान ने उसे एक शामक दवा दी। मूल रूप से आप दोनों के बीच पहले से ही एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं थी। यह सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक अतिरिक्त उत्प्रेरक दे रहा हूँ। इसे हल्के ढंग से कहें तो कोई भी आपको सज्जन वरिष्ठ न बनने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। वहाँ बैठकर गपशप करना या सितारों के बारे में बात करना, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता है? गाओ हाओ की आंखें चमक उठीं। टैन येन ने जो कहा उसके अनुसार पहल पूरी तरह से उसके हाथ में है। वह उचित रूप से आगे बढ़ सकता है और पीछे हट सकता है, चाहे वह कुछ भी करे। टैन येन ने देखा कि काओ हाओ हिचकिचा रहे हैं और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उसने खड़े होने का नाटक किया। यह मामला मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो विचार करें कि मैंने यह नहीं कहा। यह कहकर वह दरवाजे की ओर चली गई। काओ हाओ ने जल्दी से उसे वापस बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं असहमत हूँ। काओ हाओ की ओर पीठ करके तान येन के मुंह का कोना मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें कुछ उग्र थीं। तो तुम सहमत हो, काओ हाओ? क्या तुम्हें यकीन है? तुम भविष्य में तान खा को इस बारे में नहीं बताओगे? बिल्कुल नहीं। इससे मुझे क्या फायदा? ठीक है। काओ हाओ अंततः इसे और अधिक नहीं रोक सका। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। अगर यह सफल रहा तो मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तान येन ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था, अपना विचार मत बदलना। ऐसा कहते हुए तान येन पीछे मुड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी और उंगलियां मुट्ठी में बंद थी। भले ही गांव हाव और किनके के बीच कुछ होता है या नहीं, जब तक अगली सुबह कला विभाग और समाचार विभाग में हर कोई उन दोनों को एक साथ रात बिताने के बाद कार्यालय से बाहर निकलते हुए देखता है, उस समय जब तक वह स्कूल में थोड़ी सी भी खबर फैलाती है, वे अफवाहें किनके को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगी। किन यान की आंखों में ताज़ा घृणा प्रकट हुई। तनखा, यह तुम्हारी मेरी चीजें चुराने का नतीजा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तब तक हो जून अभी भी तुम्हें पसंद कर सकता है। चिकित्सा कक्ष में चमकदार सफेद रोशनी में वे दोनों ही अंधकारमय विचार रखते हुए शैतानी ढंग से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि मेडिकल रूम के दरवाजे के बाहर अंधेरे कोने में लंबे समय से छिपी एक आकृति आखिरकार मदद नहीं कर सकी, लेकिन हिल गई, चुपचाप पीछे हट गई, फिर जल्दी से चली गई। 2 मिनट बाद अंततः कई छात्रों के साथ उज्ज्वल आधार की ओर दौड़ते हुए गु शिनकिंग का दिल लगभग उसके गले से बाहर निकल गया। उसका चेहरा पीला और बदसूरत था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना कोट अपनी छाती से कसकर चिपका लिया और जेब से अपना सेल फोन निकाल लिया। कोडो ताम तिन्ह ने अपनी पसीने भरी हथेलियों को रगड़ा, निगल लिया और जल्दी से एक नंबर पर कॉल करने के लिए अपना फोन खोला। जल्दी से फोन उठाओ। खा खा, जल्दी से फोन उठाओ। कुत्ताम तिन्ह ने अनजाने में ही उत्सुकता से बुदबुदाया। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में कॉल समाप्त हो गई। फोन के दूसरी ओर तान खा की आवाज गूंजी। टैम तिन्हा, त्यू खा, तुम अभी कहाँ हो? को टैम तिन्ह ने फोन को अपने हाथ में कसते हुए उत्सुकता से पूछा।
दूसरी तरफ तानखा हैरान था। मैं समाचार विभाग के कार्यालय में हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए? गु शिनकिंग, मैं तुरंत तुम्हें ढूंढता हूँ। यह जरूरी है। तुम्हें वहां मेरा इंतजार करना होगा। इतना कहने के बाद गु शिनकिंग ने फोन रख दिया, एक गहरी सांस ली और कार्यालय की ओर भाग गया। लेखक का नोट: ठंड है, इसलिए अवशेष इकट्ठा कर लें। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक: कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पृष्ठ पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है।